आज के शो में। नैब का वजीर आला सिंध के मुशीर के घर पर छापा, तहकीकात में अहम पेशरफ्त। एजाज जाकरानी पर आमदन से जायद असासे जाली अकाउंट्स बनाने का इल्जाम। जमीनों की बंदरबाट, नैब सखर का अहम शख्सियात के गिर्द घेरा तंग। अस्सलाम वालेकुम। पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। एजाज जाकरानी वज़ीर आला के मुशीर के घर पर छापा, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है? क्योंकि सूबा सिंध में स्पेसिफिकली नैब की कार्रवाइयों को लेकर सीखपा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है उसकी जानिब से एहतजाज, उसकी जानिब से बार बार रिमार्क्स दिए जा रहे हैं कि जो एहतसाब का अमल है ये शफाफ नहीं है, ये शफाफ होना चाहिए। और ये तमाम तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार मुतअद्दिद बार अपने जलसों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से रद्द अमल क्या आया? तो जो सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं सईद गनी साहब, एजाज जाकरानी के घर पर होने वाली रेड के बाद सईद गनी साहब ने स्पेसिफिकली इस रेड पर और एजाज जाकरानी साहब के ऊपर जो होने वाली रेड है इसके घर पर क्या कहा? लेट्स हियर दिस फर्स्ट। जिस तरह इनको इलेक्शन में हरवाया गया था, ये सबको पता है कि ये वोट लेकर जीत गए, लेकिन बहरहाल वो रिजल्ट तब्दील हुआ और उसके खिलाफ इन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू किया और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिकाउंटिंग का ऐलान किया हुआ है और 14 तारीख को रिकाउंटिंग, बहुत सारे उन्होंने ताख़िरी हरबे इस्तेमाल किए, इख्तियार किए हैं, लेकिन 14 तारीख से इनकी रिकाउंटिंग का अमल भी शुरू होने का इम्कान है। तो ये मुझे महसूस होता है कि शायद उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो हुकूमत की नालायकियों पर, नाअहलियों पर, महंगाई पर, आवाम के इशूज़ पर, मीडिया के ख़िलाफ़ जो पाबंदियाँ हैं उस पर, अदलिया के ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों पर बोलता है, उसके ख़िलाफ़ नैब को सरगर्म कर दिया जाता है और नैब को तेज़ी दे दी जाती है और उनके पीछे पड़ जाता है। और ना सिर्फ ये कि वो पीपल्स पार्टी के उस लीडर के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू करते हैं, बल्कि अब उन्होंने नया हरबा ये इख्तियार किया है कि उस पीपल्स पार्टी के रहनुमा के साथ साथ उनकी पूरी फैमिलीज को उसके अंदर जो है इन्वॉल्व किया जाता है। तो ये पूरी सूरत हाल है। यानी इससे जो बज़ाहिर चार्जशीट है एजाज जाकरानी के ऊपर, उस चार्जशीट में तो उनके ऊपर एसिड बियॉन्ड मीन्स यानी नाजायज असासे बनाने का इल्जाम है, उनके ऊपर बैंक अकाउंट, जाली अकाउंट्स बनाने का इल्जाम है और जिससे लगता है कि उन्होंने नाजायज असासे बनाए। अगर मुबैना तौर पर जो इल्जाम है जिस पर वो बेल पर भी हैं कि नैब अपनी तफ्तीश में आगे बढ़ रहा है, जो नजर आता है बज़ाहिर। लेकिन सईद गनी साहब के मुताबिक इल्जाम यह है कि वो बोलते हैं हुकूमत के खिलाफ, इल्जाम यह है कि वो रिकाउंटिंग करने वाले हैं। तो ये बड़ी बात है। अगर पीपल्स पार्टी इल्जाम लगा रही है तो ऐसा क्यों लगा रही है? शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रुकन है हमारे साथ लाहौर में। राना अरशद साहब सीनियर रहनुमा ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर में। जनाब इमदाद सुगरो साहब तहकाती सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और इस पूरी स्टोरी पर भी गहरी नजर रखते हैं, कराची स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं। बसरा साहब, आपसे स्टार्ट करते हुए, जो पीपल्स पार्टी कह रही है कितनी बात में दम है? क्या वाकई में ये रिकाउंटिंग और ये तमाम चीजें और केसेस अलग हैं और ये सब सियासी अमल हो रहा है? ये बसरा साहब आपका रिस्पॉन्स बनता है इस अहम बात के ऊपर? देखिए सैफान, बड़ा ही मज़ाक़ा खेज ये आर्गूमेंट है कि चूंकि रिकाउंटिंग हो रही है तो उसके लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया है। मेरा ख्याल ये कहता है कि अगर इनको कोई रिजर्वेशंस हैं तो इनको जाना चाहिए कोर्ट के अंदर। सपोज कि अगर ये समझते हैं कि इनके खिलाफ विक्टिमाइजेशन हो रही है, इनके साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, तो कोर्ट्स आज़ाद हैं, अदालतें आज़ाद हैं, वहाँ जाएँ, जाके पिटीशन फाइल करें कि जी मेरे खिलाफ किसी किस्म का कोई एलिगेशन नहीं है और मेरे खिलाफ इन्होंने गलत छापा मारा है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए गुफ्तगू कर रहे हैं तो फिर दाल में कुछ काला नहीं बल्कि दाल सारी की सारी काली है। सैफान, मैं फिर अर्ज करूं कि एक नैब का एक तरीकाकार है जिसके अंदर पहले इंक्वायरी है, इंक्वायरी के बाद अगर कोई उसमें सब्सटेंशियल एविडेंस होती है तो वो इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट होती है। इन्वेस्टिगेशन में अगर मुलजिम को बुलाया जाता है और मुलजिम पेश नहीं होता तो डेफिनेटली फिर जो कानून है वो हरकत में आता है। और ये कवानीन तो खुद इन्होंने बनाए हैं। 10 साल ये हुकूमत में रहे, इनको चाहिए था कि उसके अंदर अमेंडमेंट्स लेकर आते। और ये केस भी जो बना हुआ है जखरानी साहब के खिलाफ, ये भी उसी वक्त का है जो नून लीग ने बनाया है। तहरीक इंसाफ का तो इस केस के साथ कोई तल्लुक नहीं है। सो अभी तक जितने केसेस एक दूसरे के खिलाफ बने हुए हैं, खा वो नून लीग के खिलाफ हो, खा पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो, ये उन्हीं के अदवार के बने हैं। मुस्लिम लीग नून ने बनाया या पीपल्स पार्टी ने बनाए हैं, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है।
तो अगर इनको गिला है तो इनको गिला करना चाहिए जखरानी साहब को मुस्लिम लीग नून से, उनको मेरे साथ अरशद भाई बैठे इनकी हुकूमत से गिला करते, या वो गिला करते चेयरमैन नैब से, जिनको लगाया किसने था, सैयद खुर्शीद शाह साहब ने, आसिफ अली जरदारी साहब के अप्रूवल के बाद। या आज देखे ना कितनी सितम ज़रीफी है कि जिन लोगों ने चेयरमैन नैब लगाया दोनों के दोनों अंदर पड़े हैं, उन दोनों की क़ियादतें अंदर पड़ी हैं। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि बजाय इसके कि यहाँ पर ह्यू एंड क्राई किया जाए, यहाँ पर शोर शराबा किया जाए, इनको कानून के लिए, इंसाफ के लिए बहुत सारी अदालतें आज़ाद है। सुबह मैं तवक्को करूंगा सईद गनी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जाखरानी साहब कल एक एप्लीकेशन डालेंगे हाई कोर्ट में और कहेंगे कि ये देखें जनाब मेरे खिलाफ किसी किस्म का बेल को लेकर तो है ना ऑलरेडी हाई कोर्ट, कोई मेरे खिलाफ सबूत नहीं जी। अच्छा, और ये इंक्वायरी जो अप्रूव हुई है ये नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास फरवरी 2018 में हुई है, फरवरी 2018। तो ये बात आपकी बजाय के जुलाई 2018 के इंतखाबात से पहले हुई है, फरवरी 2018 में ये इंक्वायरी अप्रूव। सफान मैंने यही बात कही है कि जितने केसेस अभी तक, सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा, जिसमें मियां नवाज शरीफ अंदर है, जिनमें जरदारी साहब अंदर है, मरियम बीबी अंदर है, फरियाल बीबी अंदर है, ख्वाजा साद रफीक, जितने नाम ले लें आप, अभी तक जितने लोग जेलों में मौजूद हैं वो तमाम के तमाम केसेस या पीपल्स पार्टी ने बनाए हैं या नून लीग ने बनाए हैं, और उन केसेस को परसू कौन कर रहे हैं, वो चेयरमैन नैब जो इन दोनों पार्टियों ने बनाया था। तो हमने तो सिर्फ ये किया है, इदारों को आजाद किया है, उनको कहा है राणा साहब आपके पास, राणा साहब इस पे आप रिस्पॉन्स को करना चाहें राणा शाह साहब, क्योंकि ये तो जो इल्जाम लग रहा है नैब पर, यही तकरीबन बात जो है आप लोग भी कर रहे हैं, और एजाज ज़करानी के घर पर जो रेड हुई है इस पर जो सईद गनी साहब ने बात की है, या अभी एजाज ज़करानी साहब ने खुद भी कहा है, वो भी सुनवाएंगे कुछ देर में। पहले आप फरमा दें राणा शाह साहब, क्या ये सही है बात, क्या नैब पीटीआई की साइड पर है या पीटीआई जो कह रही है वो सही है, क्या बात है राणा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुफियान खान साहब, मैं आपका मशकूर हूँ, आपके चैनल का मशकूर हूँ, आपने बड़े अहम इशू पर मुझे गुजारिश करने का मौका दिया। मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूँ, कोई दो राय नहीं है, आफ्टर 18 अमेंडमेंट और 1973 के आइन के मुताबिक गवर्नमेंट और अपोजिशन, जब चेयरमैन नैब को लगाया था तो खुर्शीद शाह साहब और इनके साथ इमरान खान न्यायी साहब, ये पूरी एक मुतहद्दा अपोजिशन थी और हम गवर्नमेंट में थे। बिल्कुल हमने ऑन बोर्ड लेकर, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शाहिद खान अब्बासी साहब, हमने ऑन बोर्ड लेते थे कानून के मुताबिक, हम कानून की वायलेशन नहीं करते थे। आज देखें बलूचिस्तान और सिंध के जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर लगने हैं, आज हुकूमत आइन को तस्लीम ही नहीं करती। आज वो खुद ही बोर्ड्स के मेंबर्स की अप्रूवल देते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस उसी तरह प्रेसिडेंसी देती है, और चीफ इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि ये आइन के खिलाफ है। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज तो आइन पाकिस्तान की तौहीन भी की जा रही है, उससे रूगर्दानी भी की जा रही है, और ओथ लेकर जबरदस्ती हुकूमत करने के ख्वाब भी अवाम को दिखा रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर ये फरवरी 2018 का ही रेफरेंस है, तो फिर इमरान खान न्याजी साहब कल चाइना में खुतबा दे रहे थे कि 500 वुज़रा को पकड़ूंगा। सर, अदारों को इंडिपेंडेंट कर दें, अदारे अपना रोल प्ले करें, और जो इमरान खान न्याजी साहब के खिलाफ हेलीकॉप्टर का केस या रेफरेंस है नैब का भी, मेरे भाई वो भी तो है ना। फिर परवेज खटक साहब के खिलाफ भी है, फिर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब के खिलाफ है, फिर बाबर अवान साहब के खिलाफ रेफरेंस भी है, सब कुछ है। और फिर नजर गोंदल साहब देखें, फरमाइता मिर्जा साहबा देखें, ये लाइन लगी हुई है। और फिर अलीम खान साहब देखें, उनको उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? अलीम खान तो होते ना गिरफ्तार सुनहरी हुकूमती दौर में। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अदारों को ये जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जब ऑनरेबल चेयरमैन नैब के खिलाफ एक वीडियो आती है और वो मासूफ कौन है, और वो टीवी चैनल किसका था, और वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में उसका तल्लक क्या था, ये एक ऐसी ब्लैकमेलिंग थी जो मैं समझता हूं कि अदारों को अंडर प्रेशर किया जाने लगा था। और आज भी
राणा साहब, ये जो आपने गुफ्तगू की है इसमें जो आपका मतलब यही है कि नैब क्योंकि पीटीआई के लोगों को अरेस्ट नहीं कर रही, इसलिए आपको लगता है कि नैब सिलेक्टिव है। पहले जाकरानी साहब ने जो खुद कहा है वो भी सुन लेते हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट जो दी है, फिर इस केस के कुछ डिटेल्स में भी आएंगे। लेट्स हियर दिस फर्स्ट के एजाज साहब जो कि साबिक वफाकी वजीर और इस वक्त एडवाइजर हैं ऑन प्रेजेंट टू द सीएम सिंध, वो क्या कह रहे हैं। लेट्स हियर दिस फर्स्ट आल्सो, लेट्स हियर। जब उनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने फिर ये सोचा कि घर पे रेड कर ले, वहां से कोई ना कोई इनको एविडेंस मिल जाएगी जिसके बिना पे वो मुझ पे कोई रेफरेंस दाखिल कर ले, क्योंकि इन्होंने हाई कोर्ट में कह दिया है कि हम 5 नवंबर को ये इंक्वायरी मुकम्मल करेंगे और कोर्ट को बताएंगे, और 5 नवंबर को चंद दिन रह गए हैं, तो अब उन्होंने बहुत जोर लगाई और ये प्रेशर टैक्टिक्स यूज कर रहे। मैं कहाँ जा रहा था, मैं इतने सालों से इंक्वायरी कर रहा था, अगर उनको कोई चेकिंग करनी थी, कुछ चाहिए था, सर्च करना था, तो मुझे बता देते, मुझे बोलते कि हमें सर्च करना है, मैं खुद जाके सर्च करवाता उनको। लेकिन मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ। जिस तरीके से नकाब पोश रेंजर्स के एहलकार जिस तरीके से मेरे घर में घुसे हैं, इस तरह मार्शल के दौर में भी नहीं हुआ। ऐसा माशाल्लाह के दौर में भी नहीं हुआ। कुछ दिन कबल यानी 20-21 सितंबर को गुलाम अब्बास जाकरानी जो कि जैकाबाद म्युनिसिपल कमीशन के हेड हैं और कजन हैं एजाज जाकरानी के, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। कहा गया था जी बॉम्ब प्रूफ गाड़ी फरियाल ताकू साहब को देने में और एसिड बियॉन्ड मींस या इस तरह के इल्जामात इनके ऊपर भी हैं। गुलाम अब्बास जाकरानी के अलावा जो फ्रंट मैन जिनके बारे में नैब से हमें पता चला, जो जिनके खिलाफ तहकीकात चल रही है, जिनका ताल्लुक एजाज जाकरानी से मुबैना तौर पर है, उसमें निर्मल दास, भूलचंद, कमलेश कुमार और अब्दुल रज़ाक भी मुबैना तौर पर शामिल हैं। इमदाद सुमरो साहब, एक एफआईआर भी हमारे पास है और ये एफआईआर जो है ये जो कहानी बताती है ये कोई नैब आईओ के साथ तशद्दुद हुआ है मुबैना तौर पर। क्या इस एफआईआर का कल की रेट से कुछ, और क्या ये जो गिरफ्तारी जो हुई थी गुलाम अब्बास जाकरानी की, ये कितनी अहम थी इस अहम तरीन मामले में एजाज जाकरानी साहब के? सैफन भाई, पहले तो 2-3 चीजें हैं इस असल मौजू पे आने से पहले जी। मैं ये अर्ज करूं, ये जो घर जिस पे रात छापा मारा है रेंजर्स ने, ये तो उनका सजाद जखरानी साहब का घर है, एजाज जखरानी साहब का घर नहीं है ये। अच्छा। सजाद जखरानी का है। और नैब ने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया इसी रेड के हवाले से, तो उनका कहना यह है कि करप्शन केस में एक सजाद जखरानी नामे बंदा हमारी कस्टडी में है और उसने बताया कि मेरा जो घर है डिफेंस वाला जिस पे रात रेंजर्स ने नैब ने जहां पर छापा मारा था, वहां पर कुछ पैसे पड़े हुए हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। नैब का कहना यह है, ये नैब का दावा है। और इससे पहले हम आ जाते हैं, जिस तरह सईद गनी साहब ने कहा कोई इलेक्शन में रिकाउंटिंग हो रही है, क्या हो रहा है इसका तो हमें डीप में ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन आप एक दफा जैकबाबाद से चक्कर लगा के आए तो आपको पता चल जाएगा कि जैकबाबाद में जो अरबों रुपए के जो डेवलपमेंट फंड्स थे वो कहां चले गए। बिल्कुल मुकम्मल तौर पे शहर एक वीरानी और बर्बादी का मंजर पेश करता है। इससे अंदाजा हो जाता है कि वहां पर जो पॉलिटिकल एलीट रूल कर रहा था उसने कितनी करप्शन की है या नहीं की है, वो इलाका ही आपको बताने के लिए काफी है। उनका जो हल्का है जहां से एजाज जखरानी साहब बारहा मुंतखब हुए, वफाकी वजीर रहे हैं और इस वक्त भी सूबाई वजीर के पावर वो फुल तौर पे एंजॉय कर रहे हैं, हालांकि वो 2018 के इलेक्शन में हार गए थे। आपको याद होगा आज से 3-4 दिन कबल एजाज जखरानी साहब गए थे बेल बिफोर अरेस्ट कराने सिंध हाई कोर्ट के पास। तो सिंध हाई कोर्ट के मोजिज जज साहब ने उनसे एक सवाल किया था कि 18वीं तरमीम के बाद सिंध को कितने पैसे मिले हैं, तो एजाज जखरानी साहब का जवाब था 1200 अरब रुपए। तो अदालत के मोजिज जज साहब ने उनसे पूछा कि वो 1200 अरब रुपए कहां पर आपने लगाए हैं, वो हमें तो नजर नहीं आ रहे। जिस तरह जैकबाबाद का हाल है वो आप कारूझर से कश्मोर तक, कराची से केटी बंदर तक, कराची से लेकर आखिरी शहर तक चले जाएं तो पूरा सिंध एक वीराने और बर्बादी का मंजर पेश करता है। अब आते हैं हम दूसरी तरफ, ये जो छापा लगा था जी। आज से 2-3 दिन पहले जिसकी FIR भी हो गई है, अब्दुल रज़ाक बारानी साहब हैं एक वलद पहलवान, वो इनके फ्रंटमैन हैं। वो पहले सज्जाद जखरानी के पेट्रोल पंप पे एक मुलाजिम थे, छोटे से मुलाजिम थे। अच्छा। लेकिन उन्होंने उसको फ्रंट पे रखा, उसको जो बिल्कुल वो कखपति थे, अब वो करोड़पति अरबपति बन गए हैं, वो ठेकेदारी करते थे, ठेके उठाते थे। जिस तरह एजाज जखरानी साहब ने कहा कि इस तरह माशाल्लाह में नहीं होता, तो इस तरह ये नहीं होता कि नैब या कोई भी इदारा किसी मुलजिम को गिरफ्तार करे और मुलजिम के गनमैन आकर उसको तशद्दुद करके नैब को या किसी अथॉरिटी को चैलेंज करे।
यह बिल्कुल अथॉरिटी को, पाकिस्तान की रिट को, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को, पाकिस्तान की रियासत को चैलेंज करने के बराबर है। नैब ने उसकी FIR भी कटवाई है और अब्दुल रज़ाक बारानी साहब नैब की कस्टडी से फरार हो गए। नैब के लोगों पे तशद्दुद करके उनके ऊपर असला ताना गया, उनको मारा पीटा गया और उसके बाद वो फरार होने में कामयाब हो गए। तो ये नैब सक्खर जी। तो ये जो छापा था उसकी 2-3 चीजें हैं। एक तो सज्जाद जखरानी साहब कस्टडी में है, हो सकता है हम गुमान कर सकते हैं कि नैब का दावा दुरुस्त हो और उसने कोई रिविलेशन की हो, उसने कुछ इंकशाफ किया हो उस सिलसिले की कड़ी, क्योंकि ये जो घर है वो सज्जाद जखरानी के नाम पे रजिस्टर्ड है, एजाज जखरानी साहब के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है। और उसके बाद ये जो रज़ाक बारानी साहब हैं वो एजाज जखरानी साहब के बहुत ही करीबी आदमी तस्वर किए जाते हैं, बल्कि करीबी आदमी हैं। सारे ठेकेदारी, सारे मामलात उनके हवाले थे, इनके जो पैसे लेन देन का मामला इनके हवाले था। तो वो भी उस सिलसिले की एक कड़ी थी। नैब को क्या मिला है क्या नहीं मिला वो तो आने वाला वक्त ही 1-2 दिन में वाजे हो जाएगा। कौन सी फाइलें मिली हैं, क्या मिला है, उससे क्या बरामद होता है। बाकी पॉलिटिकली इनका ये एक आर्ग्यूमेंट है सईद गनी साहब का, एजाज जखरानी साहब का, कि हमने रिकाउंटिंग की है या एजाज जखरानी हुकूमत के खिलाफ ज्यादा बोलते हैं। हमने तो आज अच्छा, जो गुलाम अब्बास ज़करानी गिरफ्तार हुए थे कुछ दिन कबल जैकाबाद से, उनका भी इनसे रिश्तेदारी का ताल्लुक अज़न है? हाँ, वो करीबी अजीज हैं एजाज जखरानी साहब के और सारे माली मामलात वो चलाते हैं, पैसे वैसे उनके अकाउंट में आते हैं। एजाज जखरानी साहब के हवाले से मैं बताऊं कि एसेट्स बियॉन्ड द मीन्स, असासाजात अपनी जायज़ आमदनी से ज्यादा। उसके अलावा एक बख्तरबंद गाड़ी का मामला है। उसके बाद एक मामला आता है जैकबाबाद में जितने भी डेवलपमेंट वर्क्स हुए हैं उसमें जो घपले हुए हैं, उसमें जो ठेकेदार हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो कुछ उन्होंने भी नैब के सामने इंकशाफात किए हैं। तो 4-5-6 मामलात हैं। तो ये तो उल्टा मतलब जो हम समझ रहे थे बसा साहब, अगर ये जो FIR हमारे सामने है इसके मुताबिक तो इसका मतलब तशद्दुद हुआ नैब के ऊपर, नैब के अफसर के ऊपर, जब एक फ्रंट मैन पे हाथ डाला गया ये रेड। तो फिर ये तो पूरा एक कहानी बिल्कुल बरक्स है इसके, बिल्कुल जिस तरह से पेश की गई और जिस तरह से जमहूरियत और ये वो मार्शल्लाह पता नहीं क्या क्या बना दिया गया इसको। तो ये तो कहानी और बिल्कुल फैक्चुअल अलग है, बिल्कुल फैक्ट्स अलग हैं इसके। बसा साहब ये तो मामला ही अलग है। सैफान, सबसे पहले तो इमदाद सुमरो साहब का शुक्रिया कि उन्होंने सारा चट्टा पट्टा खोल के सामने रख दिया कि इस केस के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हो रही थी, कैसे कैसे जखरानी साहब भाग दौड़ कर रहे थे। ये कहना कि इट इज़ पोलिटिकली मोटिवेटेड केस, तो मेरे ख्याल में ये तो हर बात ही खुल के सामने आ गई है। अगर पोलिटिकली मोटिवेटेड होता तो ये बेल बिफोर अरेस्ट करवाने क्यों जाते। फिर उसके बाद ये जो फ्रंटमैन पकड़े जा रहे हैं, उनके घरों पे छापे पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी एविडेंस ये जो सैफान आपने खुद बताई है कि वो लोग जब डेरे पे जाते हैं छापा मारने के लिए, उनको टॉर्चर किया जाता है और FIR दर्ज हो जाती है। तो गुजारिश सिर्फ इतनी है, मैं फिर कहूँगा कि ये चोर मचाए शोर वाला काम नहीं चलेगा। आपके खिलाफ जो आप खिलाफ एलिगेशंस हैं उनका सामना कीजिए। आप, मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे अभी कह रहे हैं कि जज साहब ने, हाई कोर्ट के जज साहब ने पूछा कि इतने फंड्स आए कहाँ चले गए, तो जवाब देना चाहिए था। मैं फिर इस बात पे आता हूँ, मैं सैफान, मैं खुद पीपल्स पार्टी में रहा हूँ। गुजारिश ये है कि जो बात सच्ची है कि जिन जिन लोगों के खिलाफ एलिगेशंस हैं, और आपने खास तौर पे जखरानी साहब की बाकायदा डेट बताई है कि जो बिफोर इलेक्शन अप्रूवल होती है इस इंक्वायरी की अगेंस्ट जखरानी साहब, तो मुझे बताइए कि इसमें तहरीक इंसाफ का, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का क्या लेना देना। और अभी मैं अपने भाई को सुन रहा था, मुस्लिम लीग नून वाले को, मेरे भाई हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं मेरे अरशद भाई, वो इनका तो वही हाल है कि काबे जी किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अंदाजा करें किन किन का नाम ले रहे थे भाई। अलीम खान के खिलाफ एलिगेशन थे, वो अरेस्ट हुए, 3 महीने जेल काट कर आए। इन्होंने फहमीदा मिर्जा का नाम लिया। इनसे बताएं कि कौन सी उनके खिलाफ इंक्वायरी है, कहां उनके खिलाफ सबूत है। तो मैं सिर्फ इनको ये कहूंगा कि आप गोले वाला, पापड़ वाला, टीटी वाला, आप लोग तो अंदर पड़े हो भाई, आपकी JITs बनी है। और अगर आप इतने पाक पवित्र होते तो आपको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या कहा, सिसिलियन माफिया, और आप आज करप्शन में जेल भुगत रहे हैं। और बड़ी हिम्मत है, वैसे मैं कह रहा हूं। इस बात को यहीं से अगर जोड़ते हैं, ब्रेक के बाद आप एक ब्रेक लेनी है, हमें इस वक्त ब्रेक के बाद आते हैं नाज़रीन। और अहम तरीन आपने हकायक रख रहे हैं, एजाज ज़करानी जो रेड हुई उसके असल हकायक क्या है, केस क्या है क्या नहीं है, कुछ और दस्तावेजात भी, नैब सक्खर के कुछ केसेस, कुछ खतूत, कुछ तबादले, कुछ कम्युनिकेशन क्या हुई और किन के खिलाफ है घेरा मजीद तंग, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं। एजाज जाकरानी नैब की रेड, आखिरकार असल हकायक क्या है, असल हकीकत क्या है, वो आपको सामने रख रहे हैं। और आपको ये बताते चलें कि फरवरी 2018 में नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में इंक्वायरी अप्रूव हुई थी एजाज जाकरानी के खिलाफ। इससे पहले गुलाम अब्बास जाकरानी जैकबाबाद म्युनिसिपल कमीशन के, जिनके ऊपर बॉम्ब प्रूफ गाड़ी देने फरियाल तालपुर को और एक और एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस है, ये गिरफ्तार हुए थे। इसी तरह से एजाज जाकरानी पर बैंक अकाउंट्स और एसेट बियॉन्ड मीन्स यानी नाजायज असासे बनाने का एक केस है जिसकी नैब तफ्तीश कर रहा है, जिस पर ये प्री अरेस्ट बेल भी नैब ले चुके हैं। इनके कुछ फ्रंटमैनों के नाम जो हमने अभी आपको गिनवाए भी थे, उनमें से काफी जो है बताया जा रहा है जी अरेस्ट हो चुके हैं। कुछ और तफसीलात इस केस की मजीद जानते हैं, लेकिन पहले नुसरत सहर अब्बासी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, जीडीए की अहम रहनुमा। हमारे साथ इस वक्त अभी नहीं है, इस वक्त टेलीफोन पे जैसी आती है तो बताते हैं। ये बात राना अरशद साहब अभी बसा साहब फरमा रहे थे कि मामला ये, हम इस वक्त नैब के पीछे नहीं है, पीटीआई नहीं है, और जो आप नाम गिनवा रहे थे उनमें अलीम खान गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकियों पे केसेस बन रहे हैं, फिर भी ये गिला क्यों है? और राना साहब, जब सवाल ऐसे पर्टिनेंट है, ऐसे फैक्चुअल है कि करप्शन हुई है सिंध में, तो उसको छुपा नहीं सकते ना, पैसा नजर नहीं आ रहा, तो किस तरह कितना छुपाएंगे इसको? करना ही पड़ेगा ना, नैब नहीं किसी और को कार्रवाई करनी पड़ेगी। सफान, मैं राना साहब से रिक्वेस्ट करके जी एक फिक्रा कहने लगा हूं। मैं सिर्फ राना साहब तो ये कहता हूं, उसको नैब पीपल्स पार्टी में था 1 साल पहले, हम दोनों पार्टियां एक दूसरे को कहते थे चोर, डाकू, अली बाबा 40 चोर। तो मुझे नहीं समझ आई कि 12 महीने बाद किस तरह एक दूसरे को हम कह रहे हैं। और राना साहब देखें सफाइयां दे रहे हैं पीपल्स पार्टी की, जो कहते थे पेट फाड़ेंगे, गला काट देंगे, पटा डाल देंगे। जी सफियान साहब, जी सर, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि डॉक्टर आसम साहब का भी केस था और वो भी किसी अदारे ने 470 अरब रुपए उनके अगेंस्ट निकाले थे। तो आज क्या स्टेटस है? 470 अरब में से कितनी रिकवरी हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में जमा हो चुकी है, और अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं? इशू ये है 22 माह में हम तो कहते हैं कि साहब होना चाहिए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में एक साहब कमीशन को ताला लगा देते हैं, और खुद इमरान खान न्याजी साहब जो हैं 400 कनाल के घर में बड़ी गाला में रहते हैं, उसको रेगुलर नहीं करवाते और सीडीए के चेयरमैन को बदला देते हैं। और फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो साबका थे फवाद चौधरी साहब, उन्होंने एक फरमान जारी किया था कि ये चेयरमैन नैब कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हेलीकॉप्टर वाला केस क्यों नहीं खत्म कर रहे। और आज फिर मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर हाउस के 5 क्लब में क्या हो रहा है और डीजी खां में कितने फंड लग चुके हैं। 2018-19 का डेवलपमेंट बजट पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का कहां पे है। और फिर मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो 4 दिन पहले बिजली 83 पैसे महंगी हुई, 80 अरब रुपए किसकी जेब में चले गए, और पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हुआ। खान साहब के पास समरी जाती है ओगरा की तरफ से रिकमेंडेशन, तो बादशाह सलामत ने कहा कि नहीं, तेल सस्ता नहीं करूंगा, तेल महंगा ही रखूंगा। और आज फिर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में 7वां साल है बादशाह सलामत की हुकूमत का, एक सूबाई गवर्नमेंट का डीजी के खिलाफ नैब ने एक्शन लिया तो नैब की पूरी टीम तब्दील हो गई। सफियान साहब, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि खान साहब क्यों भूल गए हैं कि फॉरेन फंडिंग केस 18 अकाउंट्स, उनका हिसाब किसने देना है? पूरी दुनिया से फंडिंग कौन देता रहा, किस किसने दी, और पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ इस्तेमाल हुई। जब धरने थे और लॉकडाउन था तो पूरी दुनिया ने देखा कि चाइनीज प्रेसिडेंट का विजिट था, और वो अक्टूबर 2014 में धरनों की नजर हो गया। और फिर खान साहब ने सी पैक मंसूबे किसके कहने पर काफी सारी सर पूरी चार्जशीट बनाई आपने। और आज कौन सी राणा साहब, मैं अगर शॉर्टली बसा साहब इस पे जवाब देना चाहें, बसा साहब, राणा साहब बहुत सी बातें जमा हो गई, बहुत सी बातें राणा साहब जमा हो गई, गैस का महंगा जी राणा साहब बहुत सी बातें जमा हो गई। राणा साहब बहुत सारे आपने इल्जाम लगाए, बसा साहब को जवाब का मौका। बसा साहब क्या कहना चाहेंगे इससे पहले कि हम आगे बढ़े? बसा साहब कुछ कहना चाहेंगे इन सारी बातों पे? कल मेडिसिन महंगी हुई, पहले 15% हुई थी तो 300% हो गई, कल 7% हुई है तो कैंसर के मरीज रो रहे हैं, हेपेटाइटिस के मरीज रो रहे हैं, डेंगू के मरीज रो रहे हैं। खान साहब ने तो गरीबों को मारने का ठेका ले लिया और खुद भी नालायक है, पूरी टीम भी नालायक है।
बसा साहब कुछ जवाब आपका बनता है इस पे दे दें, क्योंकि जवाब फिर आगे बढ़े जी। सैफान उसको कहते हैं सवाल गंदम जवाब चने। आप अंदाजे कहते बंदा ढीठ होना चाहिए, शर्म आने जाने वाली गल है। और बात मुझे राणा साहब आपने बात की, बोला नहीं। आप अंदाजा करें, मैं बात हो रही है करप्शन की, लूट मार की, कमीशन खाने की, टके मारे की, और बात क्या कर रही? हाँ, हम हुकूमत हम जवाबदेह हैं। मैं तो सिर्फ इनको ये कहता हूं कि अगर आपके पास सबूत मौजूद हैं किसी भी की करप्शन के, आप समझते हैं कि नैब जो है वो हमारे साथ मिला हुआ है, तो मेरे भाई ये वही अदालतें हैं जिनको आप कहते हैं हक और सच की फतह है, जहां आप कहते हैं कि जजेस जो है उन्होंने बहुत जबरदस्त फैसले दिए हैं, जहां आपकी घर बैठे जमानतें हो जाती हैं, वो अदालतें बहुत अच्छी हैं। आज अगर आपके पास कुछ सबूत मौजूद है तो मैं यहां कहूंगा कि बजाय यहां पे शोर डालने के, आप कल जाइए लाहौर हाई कोर्ट में चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, सिंध हाई कोर्ट में जाइए, वहां सबूत ले जाए कि जज साहब ये है सबूत शौकत बसरा के खिलाफ, ये सबूत है इनके फलां मिनिस्टर के खिलाफ, तो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। और दूसरी बात, अब ये जो कह रहे थे ना गवर्नेंस की बात, अच्छा मुझे एक समझ नहीं आती, इनके मुंह से चोरी की, डाके की, कमीशन की बातें अच्छी लगती हैं, ये करप्शन की बातें किया करें, इनको अच्छी बातें नहीं लगती गवर्नेंस की। ओ भाई, आपने 32,000 अरब का कर्जा इस मुल्क को दिया, आपने हर इदारा तबाह बर्बाद कर दिया, पूरा मुल्क गिरवी रख के कर्जा लिया। मुझे ये बता दें कौन सी गीदड़ सिंगी थी इनके पास सैफान, कि पाकिस्तान तो गरीब से गरीब तर हो गया, पाकिस्तान के बच्चों से पांव से जूता छीन लिया, बच्चों के पास तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, और इनके 11-11, 12-12 साल के बच्चे जो हैं वो अरबपति और खरबपति बन गए। ये खानदान किस तरह अमीर से अमीर तर होते रहे और पाकिस्तान गरीब से गरीब तर होता रहा, इसकी समझ नहीं आ रही। सिवाय इस बात के मेरे भाई, आज जो बातें सामने आती हैं, वो मुश्ताक चीनी हो, वो टीटी खानदान हो, अगर ये इतने ही ईमानदार लोग हैं, पूरे का पूरा टब्बर बाहर क्यों बैठा हुआ है? पूरे का पूरा टब्बर इख्तियारी क्यों है? अच्छा बसा साहब, एक चीज मेरे भाई ये है, बसा साहब इसी से जुड़ी हुई एक चीज आपके ये नाज़रीन के सामने भी हम रखते चलें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो बात हो रही है कि स्टेट को और नुकसान पहुंचाया गया रियासत को और एक्सचेकर को, तो जमीनों की बंदरबांटी बहुत हुई है, बिलखुसूस आप पंजाब में भी हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में भी हुई होगी, सिंध में भी हुई है, और सिंध में तो खैर माशाल्लाह भरपूर तरीके से हुई है। तो एक लेटर है 27 सितंबर का नैब सखर की तरफ से लिखा गया है, और इसमें जो है जी कमिश्नर लाड़काना को कॉल अप नोटिस है टू ऑल मुख्तार क्यार्स, डोकरी, बाकरानी, लाड़काना, रतोडेरो, कंबर, शहदादकोट, वारा, मीरू खान, नासिराबाद, कुबो सईद खान, सजावल, गढ़ी यासीन, और सबसे कहा गया है कि विद रेफरेंस टू नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड अगेंस्ट ऑफिसर्स ऑफिशियल्स ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट बाय नैब सखर रिगार्डिंग इलीगल अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट लैंड, सरकारी जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट, forgery in revenue record, demand of bribe for entry in revenue record, non-issuance of sale certificate, etc. The worthy DG NAB Sakhar decide to call all the Mukhtar Khas to discuss the above mentioned issues. अब ये सरकारी जमीनों की अलॉटमेंट, इमदाद सुमरो साहब, किसको ये जो तफसीलात मांगी गई हैं 15 अक्टूबर तक नैब तरफ से, और ये बड़ा अहम खत है, ये तफसीलात सामने आएंगी तो बड़े रिकॉर्ड सामने आ जाएंगे जमीनों के क्या क्या हुआ है मुख्तार खानों ने जहां अलॉटमेंट की है सारी। जी सैफान भाई, मैं इस पर थोड़ा डिटेल से बात करना चाहूंगा जी। अभी आपका प्रोग्राम जारी था तो एक लेटर मेरे पास आया है, डॉक्टर समरीन साहिबा हैं जी, जो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में काम करती हैं, और डॉक्टर आसिम साहब की वाइफ हैं, उनको नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी सखर का वीसी लगाया गया है, बगैर सर्च कमेटी के रिकमेंडेशन के और बगैर किसी टेस्ट इंटरव्यू के, बगैर एडवर्टाइज के, जो मुरवजा कवानीन के भी खिलाफ है, और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स की भी वायोलेशन है। अब हम आते हैं कि ये जो खत लिखा गया है नैब की, तो मैं थोड़ा इसको डिटेल से, ये बिलोंग करता है कि जितनी नैब की जो इंक्वायरियां हो रही हैं, कराची से लेकर सखर, पूरे सिंध में जितनी भी सरकारी ज़मीन थी उनकी बंदर बांट की गई है, उस सिलसिले में मुख्तियारकारों को हिदायत दी गई है, और नैब ने उनसे तफसीलात तलब की हैं, कुछ तफसीलात उनके पास आ गई हैं, और सिंध के जो ज़रखेज़ अजला हैं, ये जो आपने अजला जो तालके बताए, तहसीलें बताएं, उनके अलावा टंडो मोहम्मद खान, सिजावल, टंडो वलायार, जामशोरो, ठट्टा, सखर, शिकारपुर और खैरपुल के अजला हैं जी। और इसमें सिंध के एक साबिक रुकन सिंध असेंबली थे, मिनिस्टर भी रहे हैं, अवैस मुजफ्फर टप्पी का नाम भी आ रहा है कि उसके कहने पे हज़ारों एकड़ अराजी सिजावल में और ठट्टा में अलाट की गई। ठट्टा सीमेंट फैक्ट्री के लिए भी इजाफी अराजी अलाट की गई,
जिन जिन अफसरान ने ये अलाटमेंट की हैं वो ज़ेर हिरासत नैब के, और अवैस टप्पी के लिए भी कहा जा रहा है कि दुबई हुकाम को लिख के उनके लिए भी घेरा तंग किया जा रहा है। और अवैस मुजफ्फर के नाम से ये आ रहा है कि कराची में 150 से ज़्यादा और उन्हें चाइना कटिंग कराई, 50 से ज़ायद गैर कानूनी गोठ बनाए, नवाब शाह में बाईपास बनाने के लिए जिसकी एराजी की कीमत भी गवर्नमेंट से ली गई, वो भी सरकारी थी, वो भी इन्होंने गैर कानूनी तौर पे अलाट कराई। और निजी शोबे के जानिब से इस एराजी पे तजारती और रिहायशी मनसूबों का ऐलान भी किया जा चुका है। उसके अलावा खुर्शीद शाह के खिलाफ काफ़ी मजबूत मुकदमात कायम होने जा रहे हैं। कायम अली शाह जब वजीर आला थे तो उनके दौर में भी बड़े पैमाने पर अराजी अलाट की गई थी, जिसके तफसीलात भी नैब के पास जमा हो रही हैं और वो भी इन्वेस्टिगेशन तेज़ी से बढ़ रही हैं। खैरपुर की बेशतर अराजी पे सरकारी मनसूबों का ऐलान करके उनको कीमती बनाया था। सरकारी ज़मीन थी, जाली तरीके से अलाटमेंट करा के उस पर सरकारी मनसूबे अलाट करा के और गवर्नमेंट से करोड़ों अरबों रुपए वसूल किए गए। सखर में बेनज़ीर भुट्टो पार्क रिवर सेफ्टी वाल बनाई गई, उसकी तहकीकात भी जारी है, उसमें अभी खुर्शीद शाह का नाम आ रहा है। और ये जो मुख्तियारकार जिनके आपने नाम लिए हैं उनसे भी रिकॉर्ड तलब किया जा रहा है। और MNA MPA और मुख्तलिफ वजीर हैं। सही है, ये जो दो MNA, 2 MPA, 2 वजीर एडवाइजर। बस अब एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं इस पर डिटेल में हम आते हैं, बात करते हैं, क्योंकि ये जमीनों का मामला है, बड़ा बंदरबाट हुई है बड़े पैमाने पर, लाखों एकड़ जमीन सूबे सिंध की हमारी जमीन जो इस वक्त है वो सरकारी अराजी किस तरह एक सेकंड को नुकसान पहुंचा के चंद नामों तक पहुंची, उनकी मुट्ठी तक पहुंची, और कौन कौन उससे मुलव्विस है, बेनकाब होगा इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब और हम आपको बता रहे हैं सारे दस्तावेजात के साथ कि नैब किस तरह आगे बढ़ रहा है इंपॉर्टेंट तरीन मेगा केसेस में सूबा सिंध के। नुसरत सैर अब्बासी साहबा भी साथ हैं, हम हमारे साथ GDS है। नुसरत साहबा, एजाज ज़ाकरानी साहब के घर पर उससे पहले गुलाम अब्बास ज़ाकरानी की गिरफ्तारी हुई थी जैकबाबाद से, तो वो जगह म्यूनसिपल के और उनका बॉम्ब प्रूफ का गाड़ी का जो मामला था वो भी था सामने, एसेट बियॉन्ड मींस का, फिर एजाज ज़ाकरानी और फिर इस पर रद्दमल एक बार फिर कि जी चादर का तकद्दुस पामाल और ये तमाम चीजें और ये बातें सामने आई। आपने कैसा देखा इन बातों को सुन के, क्या लगा आपको नुसरत साहब? देखिए जी फैफान, अब तो ये खैर बहुत वो होने लगा है इस चीज का कि नैब का छापे के बाद बहुत सारी चीजें समझ भी आती हैं, नजर भी आती हैं। लियाकत कायम खानी का आपके सामने है, इसके बाद आगा सिराज का हुआ और फिर अभी इनका, ऐसे कई दूसरे। अब इन वाकयात के बाद समझ ही आता है कि देखें, छापे भी आप लगाते हैं, आप जो चीजें हमें दिखाते हैं, जो वीडियोस में हम देखते हैं, तो हम लोगों की जो कैफियत होती है वो भी हम साफ समझ सकते हैं कि किस कदर हम हैरत अंगेज हो जाते हैं कि वो मेरे खुदा, इस कदर दौलत, इस कदर पैसा कहाँ से आया, किधर से आया इन लोगों के पास। असासे अगर देखे जाएं तो तब भी हैरान होते हैं, और उसके बाद जब उनकी पहली पिछला माजी देखते हैं तो तब भी हम हैरान होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं फैफान, आप भी बार बार इसी चीज पर शोध करते हैं और इस चीज के डीप में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात ये कि अब ये सब कुछ तो है, एंड क्या है, यानी इसका आखिर क्या होता है, या इनको इस चीज पर सजा मिलेगी, या ये जो इतना पैसा माल जो नजर आता है, जो बताया जाता है, वो अगर है तो वो कहाँ जाता है? अगर लियाकत कायम खानी के घर से इतना कुछ मिला, नजर आया, तो वो कहाँ है, इधर किसके पास है, किधर खजाने में गया? ये कह बहुत सारी बातें आती हैं। सियासी बात इसमें ये है कि वो कह रहे हैं रिकाउंट कर रहे हैं अपने जो वोट्स को, और ये जो पीपल्स पार्टी ने इल्जाम लगाया कि जैसे कासिम सूरी का मामला सामने है तो रिकाउंटिंग में कहीं ये सीट जीत ना जाते, इसलिए उसको काउंटर करने के लिए ये ऐसा हो रहा है नैब की तरफ से, जो एक साजिश या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई गई है, वो ये बनाई गई है। तो आप पॉलिटिकली सब्सक्राइब करती हैं इस बात से नुसरत साहब? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। ये चीज तो खैर इस चीज से आप कनेक्ट नहीं कर सकते। ये इस चीज को तो पीपल्स पार्टी कहेगी ना, वो तो बार बार हर जगह कहती है कि सियासी इंतकाम है। कहाँ से भाई सियासी इंतकाम? मतलब एक चीज आपसे टैली नहीं कर रही है, आपके असासे जो आपकी हैसियत है उससे ज्यादा है, तो जब असासे ज्यादा हो गई, आपकी पोजीशन से ज्यादा होगी, तो शक तो पड़ता है, और जब शक पड़ेगा तो अगर आप पे रेड होता है या आपसे वो पूछताछ होती है, तो इसमें सियासी इंतकाम कहाँ से हो गया?
ये तो अगर अब नहीं करेंगे फिर कब करेंगे? अगर आप इसी तरह लूटमार मचा के सिंध का, पाकिस्तान का पैसा लूटते रहेंगे और एक ही तबके के पास सारी दौलत पड़ी रहेगी, सैफान, तो जो वो तबका जो असल रोड वोट देने वाला है, जो असल इन लोगों को असेंबलियों में भेजता है और ये कहते हैं कि हम उनके वोट से जीत कर आए, उनका क्या कसूर है कि रिटर्न में उनको क्या मिलता है? मौत, यानी तकलीफ, अजियत। ये कि जो हम देखें कि कुत्ते काटने की आपको वैक्सीन ना मिले, आपकी माएँ जो है वो हॉस्पिटल से बाहर बच्चे पैदा करें, ये देते हैं आप? ये नहीं है, ये सिर्फ इसका फायदा उठा रहे हैं कि हमारे साथ सियासी इंतकाम है, इसलिए नैब जो है वो हमारे पास इस तरह रेड कर रही है और इस तरह कर रही है। आप जवाब दें, आप क्लियर करें अपने आप को कि आपके पास इतना पैसा दौलत कहां से आई? एक एक MP MNA के 8-8 बेंगलोर डिफेंस में, दुबई में, लंदन, आप इस तरह आते जाते हैं जैसे आप यही कहीं लोकल किसी सिटी में जा रहे हैं। तो ये सब कुछ कहां से आ गया 11 सालों में भाई? तो इसका सवाल का जवाब तो देना है। एंटी करप्शन का हाल ये है कि उसके इदारे का ये है कि उसको जानबूझकर इस्तेमाल करके अपने सारे केसेस ये लोग खत्म करवा देते हैं क्योंकि अपने लोग बैठे हैं। अब नैब पर थोड़ी बहुत हमारी उम्मीदें हैं, नैब अगर उन उम्मीदों पर पूरा उतर जाता है तो यकीन माने इससे बड़ी हमारे लिए बड़ी अहमियत नहीं होगी या इससे बड़ा हमें फायदा है। अच्छा, राणा शाह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? राणा शाह साहब। सफियान भाई, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि बातें करनी बड़ा बेहतर है। इशू ये है, अगर हम ये कहते हैं कि प्रीवियस दौर में ठेके मिलते रहे और आया किसी भी MP MNA के पास ये इख्तियार है डायरेक्ट कंट्रैक्ट देने का, नहीं, नॉट एट ऑल। ये प्रोसीजर होता है, हर सूबे में, हर जिले में प्रोसीजर होता है जो अडॉप्ट होता है। और अगर सिंध या पंजाब में तो सब कुछ गलत था, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा भी एक सूबा था, वहां पर भी 7 साल गवर्नमेंट होती रही और वहां पर अक्टूबर 2017 में भाई वो मेट्रो बस शुरू हुई थी। जो मनसूबा 28 अरब का था, 38 अरब का हुआ, अब 100 अरब तक पहुंच चुका है, उसको कोई नहीं पूछता। 4 दफा तो उनके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो डेट दे चुके हैं इनॉग्रेशन की। इशू ये है कि बिलियन ट्रीज खैबर पख्तूनख्वा में, मालूम जब्बर वाला केस खैबर पख्तूनख्वा में, महमूद खान वाला केस खैबर पख्तूनख्वा में, खुसरू बख्तियार का केस, और फिर सिटिंग एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर रज़ाक दाऊद साहब को आपने बादशाह डैम का ठेका दे दिया है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, मेडिसिन पहले महंगी हुई और कल फिर 7% मेडिसिन महंगी हो चुकी है। सुफियान साहब, इमरान खान साहब क्या करना चाहते हैं? ये शौकत खानम अच्छादारा है जो कैंसर के मरीजों को पंजाब में हम 9000 को मेडिसिन देते थे, शबाशी साहब, वो भी बंद कर दी गई। और फिर मुझे बताएं कि कौमी असेंबली में पूरे 14 महीने में कितने बिल पास हुए? ये राणा साहब, ये सारे सवाल बड़े अहम हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब आपके साथी इधर अभी है नहीं बस साहब ना, मैं ये जवाब तो उनसे लेता, लेकिन आपकी बात पर्टिनेंट है जी कि खैबर पख्तूनख्वा में भी केसेस हैं। खान देखे ना, 6 दफा मेंबर इलेक्ट हुए, एक मंशियात का भूंडा केस बना दिया, अब अदालत में कुछ लाते नहीं है। आज भी डेट थी, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि मंशियात का धंधा करने वालों को इबरत का निशाना बनाना चाहिए। और वहां पर आज भी वो वीडियो करते हैं शहरयार अफरीदी साहब, तो मैं अर्ज करूंगा कि वो लोगों को, एक तो उसने बता दिया कि जान अल्लाह को देनी है। मेरे भाई, अल्लाह ताला ने ही सबको पैदा किया, अल्लाह ताला को ही सब ने जान देनी है। तो वो एक इलेक्टेड MNA को और इस तरह 21 किलो हीरोइन में डालकर नजायज डाल दिया, अब कहां पर प्रूफ है? इस तरह मैं समझता हूं। ठीक है, बड़ा साहब, ये आप पर्टिनेंट सवाल है सर, मैं ख्वाहिश थी के साथ होते PTI तो आपको ये जवाब भी इसका मिलता, क्योंकि टाइम कम है। अंदाज सुमरो साहब, ये और MNA, क्योंकि आपकी स्टोरी हमने देखी थी, आपने कहा 2 MNA से खुर्शीद शाह है, दूसरे MNA शायद सरदार बख्श मेहर है, जिनका आपने कहा था शायद उनके नैब का घेरा तंग है, 2 MPAs हैं, 2 एडवाइजर्स हैं। क्या जो नैब सखर, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ है रिसेंटली, ये सब सखर केसेस हैं क्या, और क्या क्या इनमें पेशरफ्त है? नहीं, हमारी तो ख्वाहिश है कि नैब कराची भी एक्टिव हो जाए, पता नहीं क्यों वो सुस्त पड़ी हुई है, उसकी वजह हमें समझने की जरूरत है। अच्छा, ये MNA जो 2 हैं वो खुर्शीद शाह साहब और मोहम्मद बख्श मेहर, जो रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं घोटकी से, उनके खिलाफ तेजी आई है। 2030 एकड़ जमीन है, उनके लिए कहा जा रहा है, नैब इंक्वायरी कर रही है, कहा जा रहा है कि वो इलीगल तरीके से इन्होंने अलाट कराई है। उसके अलावा MPA हैं 2 भाई, सरदार चांडियो और बुरहान चांडियो, उनके हवाले से यह है कि सरकारी अराजी पे कब्जा
जाली कागजात बनाकर रिकॉर्ड अपने नाम पे कर फिर बैनुल अक़वामी एक गैस कंपनी है उसको ये सारी जो ज़मीन है वो लीज पे दी गई है कंबर शहदाद कोट की। 2 एडवाइज़र हैं, एक बंगुल खान महर, सरदार बंगुल खान महर जो मोहम्मद बख्श महर के भाई हैं, एडवाइज़र टू CM हैं, उनके खिलाफ भी नैब इंक्वायरी है कि 175 एकड़ ज़मीन का किस्सा है। और एजाज जखरानी साहब उसको तो हमने डिस्कस किया, उनके हवाले से भी इल्ज़ामात हैं। तो ये जो 6 शख्सियात हैं इनके ऊपर जो 2 मिनिस्टर हैं अवैस कादिर शाह और सुहेल अनवर सियाल, उनके खिलाफ भी नैब की इंक्वायरी है। एसेट्स का केस है और ये जो फेक अकाउंट्स केस है उसमें सुहेल अनवर सियाल का नाम आ रहा है। तो जिस तरह जैसे जैसे उनके ऊपर नैब की इंक्वायरियाँ वाज़े हुई कि 3-4 नैब इंक्वायरियाँ और इन्वेस्टिगेशंस हैं, बोर्ड मीटिंग से हुई, तो उनको सिंध का एंटी करप्शन का वजीर बनाया गया है। तो ये इस तरह की हम बहुत सी मस्खरियाँ सिंध में देखते हैं। राना साहब जैसे फरमा रहे थे कि एक प्रोसीजर होता है, तो पंजाब में तो राना साहब एक ही शहनशाह था जिसका नाम था शहबाज शरीफ। यहाँ पर हर ज़िले और हर तहसील में एक शहनशाह बैठा हुआ है। SSP से लेकर DC से लेकर जितने भी डेवलपमेंट वर्क्स हैं उनके जितने भी जिम्मेदारान हैं वो उसके इशारे पे ही मुकर्रर होते हैं और जिस तरह वो कहते हैं वो करते हैं। 60% से ज़्यादा तो करप्शन का जो रिश्वत का रेट है तरक्याती फंड्स में। और अनऑफिशियली सारे सिंध को पता है कि अनऑफिशियली अनअनाउंस्ड जितने भी डेवलपमेंट वर्क्स थे तो उनकी जो इंचार्ज थी वो फरियाल तालपुर साहिबा थी। जितने वर्क्स एंड सर्विसेज का महकमा भले नुमाइशी तौर पे इमदाद पताफी के पास हो, किसी और साहब के पास हो, वो सिर्फ गाड़ी पे झंडा लगाकर खुश होते थे, घूमते थे, लेकिन वर्क्स एंड सर्विसेज के जितने भी काम थे, जितने भी ठेके थे, वो कराची के जरदारी हाउस या नवाब शाह के जरदारी हाउस से अलाट होते थे। जमीनों के जितने भी मामला थे उनकी सारी देखभाल जो थी वो फरियाल तालपुर साहिबा करती थी। सारे अहम हकायक हैं। साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपका भी, राना अशद साहब, बशरा साहब और आप जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है और अहम तरीन हकायक आज आपके सामने रखे हैं। एजाज जखरानी साहब के घर पर नैब की रेड या नैब की दीगर अहम तरीन केसेस में क्या पेशरफ्त है आपके सामने रखी। फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर आप हमें देते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।